बीकानेर के कोलायत से है, जहां पर चलती पिकअप गाड़ी में आग लग चुकी है। गंगापुरा गांव के पास में हादसा हुआ। पिकअप गाड़ी में चारा भरा हुआ था। पिकअप की गाड़ी में ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई है। ग्रामीणों ने पानी के टैंकर से आग को फिलहाल बुझा लिया है। तो गंगापुरा गांव के पास ये हादसा हुआ है और देखिए ये तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है। पिकअप गाड़ी में किस तरह से आग लग जाती है और कुछ ही देर में देखिए आग का धुआं जिस तरह से काला गुबार बंद करके उड़ता हुआ दिखाई देता है। वाकई में ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं और ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ से यहाँ पर तुरंत टैंकर लगा करके पानी के द्वारा आग को कंट्रोल में किया है। गंगापुरा का गांव के पास का ये इलाका है जहां पर यह हादसा होता है। और आपको ये भी बता दें कि पिकअप गाड़ी में चारा भरा हुआ था, लेकिन गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने समय रहते कूद करके अपनी जान बचा ली है। और अब सिरोही के माउंट आबू की हम बात करेंगे, जहां पर अरावली के सबसे ऊंचे शहर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। बादलों की आवाजाही से मौसम का मिजाज लगातार बदला है। आज न्यूनतम तापमान की यदि बात करें तो 10 से 12 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। तापमान बढ़ने के बावजूद माउंट आबू में सर्दी का असर महसूस होना शुरू हो चुका है। अरावली की वादियों में दिन भर हल्का कोहरा यहां पर छाया रहा। जिले के अन्य उपखंडों से बूंदाबूंदी की भी जानकारी मिली है। बूंदाबांदी यहां पर लगातार हुई है। सर्दी से बचने के लिए लोग यहां पर अलग अलग तरीके से जतन कर रहे हैं। कहीं चाय की चुस्कियां तो कहीं अलाव तो कहीं गर्म कपड़ों का यहां पर सहारा लिया जा रहा है। तो माउंट आबू की ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, ये जगह राजस्थान का कश्मीर इसे कहा जाता है और यहाँ पर अब लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस होना शुरू हो चुकी है। और जब आप इस वक्त माउंट आबू जाते हैं तो ज़्यादातर आपको बादलों के बीच में से गुजरना पड़ता है और यहाँ पर लोग अलग अलग तरह से सर्दी को कम करने के जतन कर रहे हैं। कहीं पर अलाव का सहारा यहाँ पर लिया जा रहा है तो कहीं पर ज्यादा गर्म कपड़ों को पहना जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिरोही के माउंट आबू की ये तस्वीरें हैं। बादलों की आगोश में मानो ये पूरा शहर लिपटा हुआ दिखाई देता है। बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक त्रिपाठी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, यदि आज के माउंट आबू के तापमान की हम बात करें, टेम्परेचर की बात करें, तो क्या कुछ टेम्परेचर है और यहाँ पर लोग सर्दी से बचने के लिए क्या कुछ जतन कर रहे हैं? और इस वक्त टूरिस्ट के लिए यहाँ पर आना कितना ज्यादा खुशनुमा हो सकता है? जी नूपुर, देखिए माउंट आबू का जो तापमान है वो आज से 10 से 12 डिग्री रहा है रात में, जहां 18 नवंबर के आसपास माइनस में टेम्परेचर था। तो माउंट आबू का जो तापमान है उसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। आज जैसे हल्का कोहरा छाया हुआ रहा, अमूमन माउंट आबू की वादियों में कोहरा नहीं होता है, लेकिन इस कोहरे और बादल की वजह से यहाँ पर जो तापमान है उसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। और ठंड जैसे जैसे दिसंबर का महीना आ रहा है ठंड बढ़ेगी और ऐसे में जो आमजन है उन्हें भी सर्दी से बचने के लिए गर्म पेय पदार्थों का सहारा लेना पड़ रहा है। रजाई ओढ़ना, स्वेटर पहनना और अलाव वगैरह का भी सहारा लेना पड़ रहा है। तो आमजन के लिए जहाँ तकलीफ वाला मौसम है, वहीं टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा मौसम है। टूरिस्ट इस मौसम का आनंद लेने के लिए माउंट आबू इस सीजन में आते हैं और टूरिस्ट जहाँ घूमते हैं वहाँ होटलों में रहते हैं, वहाँ उनके लिए अलाव की व्यवस्था होती है। उसके अलावा लोग इस मौसम में अलाव तापने के साथ आइसक्रीम खाने का भी मजा लेते हैं, जो एक कंट्रोवर्शियल है, लेकिन जैसे कि कहा जाता है आइसक्रीम की तासीर गर्म होती है। तो नक्की लेक पे जो आइसक्रीम की दुकानें हैं उन पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। जो माउंट आबू के टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो गर्म कपड़ों में लपटा हुआ लेकिन मौसम का आनंद लेता हुआ नजर आ रहा है। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ जिले में यूरिया खाद संकट लगातार गहराता जा रहा है। ग्राम पंचायत लुहारिया में गंभीर किल्लत और बढ़ती कालाबाजारी से नाराज किसानों ने सोमवार को लैंप पर ताला जड़ करके विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र से सहकारिता मंत्री गौतम दत्त और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा होने के बावजूद खाद आपूर्ति यहां पर सुधर ही नहीं रही है। बाजार में यूरिया आसानी से मिल रही है, लेकिन 270 रुपए के बजाय 500 से 600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं, जिससे खाद माफिया यहां पर खुलेआम सक्रिय है और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जब तक उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध नहीं होगा, लैंप का ताला नहीं खुलेगा। ग्रामीणों ने मांग की है कि यूरिया की गाड़ियों का कृषि विभाग की निगरानी में वितरण कराया जाए और कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि हर किसान को समय पर खाद उपलब्ध हो। ग्राम पंचायत लुहारिया में सभी किसान भाई खाद की समस्या को लेकर एकत्रित हुए थे, जिसमें खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण सारे किसान भाई परेशान थे और खाद की मैनेजमेंट, खाद की व्यवस्था के जो मैनेजमेंट प्रभारी है, इनको भी काफ़ी बार हमारे ग्राम पंचायत की ओर से निवेदन किया गया, उसके बाद भी खाद नहीं मिला। साथ ही अब एक समस्या ये है कि किसान बहुत, अगर खरीफ की फसल भी उन्होंने उस टाइम पे की, उस टाइम पे 1200 से 1300 रुपए की एक मक्की का बीज उन्होंने जो 4 किलो मात्र आता है, जो 1200-1300 रुपए में आता है, उसके बाद उन्होंने वो मुश्किल से फसल करी और इधर उधर से पहले तो किसानों की आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, उसके बाद भी उन्होंने किसानों ने 1300-1400 रुपए में की बीज को लाकर बोया, उसके बाद वही बीज वापस अब हम बेचने जा रहे हैं तो 1300 से 1400 रुपए कुंटल में बेचा जा रहा है। और जब पहले तो खरीफ की फसल में किसान आर्थिक नुकसान झेल ही चुका है, उसके बाद भी फिर जब रबी की फसल की बारी आई तो गेहूं के टाइम पे खाद की मात्रा उपलब्ध नहीं हो पाई, उसके कारण किसान सारे लोग परेशान हुए। उसके बाद आज लैंप में ताला जड़ दिया। प्रतापगढ़ में सिटी में काला बाजारी इतनी चल रही है कि एक बैंक के 266 रुपए हैं, उसके 500 से 700 रुपए लूटे जा रहे हैं। इसलिए कलेक्टर मैडम से निवेदन है कि काला बाजारी को बंद किया जाए और हमारे ग्राम पंचायत लोहारिया के लैंप्स में अभी तक एक भी गाड़ी नहीं आई है, यूरिया की गाड़ी भेजी जाए और किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर मैडम एक्शन में आए, थोड़ा ध्यान दें। और सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को महिला कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। जिला प्रभारी मंजू चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला उपाध्यक्ष सीता सैनी, सेवा दल अध्यक्ष चंद्रकला सैनी, बैरवा मंडल अध्यक्ष चंद्रकला देवी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बूथ लेवल पर सक्रियता बढ़ाने और महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने बीजेपी सरकार की नीतियों और कथित विफलताओं को जनता तक तथ्यात्मक रूप से पहुंचाने की जरूरत पर भी जोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने आगामी राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया और संगठन की मजबूती पर एकजुटता भी दिखाई। सशक्त कैसे करना है, मजबूत कैसे करना है, महिला टीम कैसे मजबूत हो और हम किस तरह आगे बढ़ सकें, उसके लिए हमने ये एक छोटी सी मीटिंग रखी है। मैं यहाँ से प्रभारी हूँ, लगाई गई हूँ महिला कांग्रेस की तरफ से। मैडम सारिका जी हमारी प्रदेशाध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी अलका लामा जी है, उनके निर्देशानुसार मैं यहाँ पे आई हूँ। और सवाई माधोपुर में यहाँ ब्लॉक चौथ का बरवाड़ा में मैं पिलानी थाना क्षेत्र के डुलानिया गांव में बीती रात एक खौफनाक घटना देखने को मिली है, जहां पर एक अज्ञात जानवर ने बाड़े में बंद 62 भेड़ों को मार डाला। ये हमला लीखवा रोड स्थित खालवाली जोहड़ी के पास बने बाड़े में हुआ है। ब्लर करके हमने इन तस्वीरों को दिखाया है। पशुपालक सतपाल के मुताबिक देर रात करीब 2 बजे वह गांव में चल रहे एक विवाह समारोह में शामिल हुए थे। तभी पड़ोसी ने भेड़ों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उन्हें फोन पर सूचना दी। परिवार के साथ मौके पर पहुंचे सतपाल ने देखा कि सभी भेड़ें मृत पड़ी हुई है, जिससे उन्हें करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठे हुए और बताया कि हमलावर किसी जानवर ने हमला किया ये साफ नहीं है, लेकिन नुकसान को देखकर किसी हिंसक या फिर जंगली शिकारी जानवर की आशंका यहां पर लगाई जा रही है। सूचना मिलते ही पिलानी पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची।
मुझे सुबह दूरभाष पर सूचना मिली कि यहाँ खालवा जोड़ी जो डुलानिया पंचायत में पड़ती है, वहाँ पर सतपाल जी के यहाँ भेड़ों का कोई नुकसान हो गया है, कोई जानवर ने उनको काट लिया है। प्रथम दृष्टया यहाँ देखने पर कुत्तों के ही हर जगह खोज मिले हैं और बाकी जांच चल रही है और डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं क्या इसमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। नुकसान काफ़ी हुआ है, इनकी 62 भेड़ें बता रही हैं और वो जो मरी पड़ी हैं और इनका जो भी होगा वो हम इनका सहयोग करें। सभी भेड़ों को लगभग ये पेट से बाइट किया है, तो अब देखो पैटर्न तो कोई जानवर बनाता नहीं है, लेकिन वो छोटी भेड़ें थी शायद इसलिए उनका या खड़ा होने का तरीका इस टाइप से होगा कि उन्होंने बैठियों को काटा होगा, इसलिए पेट पर बाइट आ रखा है इसका। तो दौसा की सलेमपुर थाना पुलिस ने नकबजनी की बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए 36 लाख रुपए के सोने चांदी के गहनों की बरामदगी करके महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। थाना अधिकारी संतचरण गुर्जर और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 21 ग्राम सोना और करीब 5 किलो चांदी बरामद की है, जो कि टोडा भीम थाना क्षेत्र के बोल गांव में हुई चोरी से संबंधित थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बल्लू उर्फ बलराम निवासी आखवाड़ा थाना बालघाट को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक सागर राणा, एएसपी हेमंत कलाल और डीएसपी मनोहर लाल मीणा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में आरोपी की निशानदेही पर चोरी किए गए भारी मात्रा में जेवरात जब्त किए गए। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। पिछोर में पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर चल रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत एसडीओपी प्रशांत शर्मा और थाना प्रभारी उमेश उपाध्याय ने सरस्वती विद्या मंदिर, लिटिल एंजल और उत्कृष्ट विद्यालय का दौरा करके बच्चों को जागरूक किया। एसडीओपी शर्मा ने इस पहल को बच्चों की मुस्कुराहट को सहेजने का अभियान बताया। पुलिस टीम ने बच्चों को गुड टच और बैड टच की पूरी जानकारी दी, साथ ही चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की आवश्यकता और उपयोग को भी समझाया। अधिकारियों ने चेताया कि अनजान व्यक्ति की किसी भी बात पर तुरंत भरोसा ना करें और पापा का एक्सीडेंट जैसी धोखाधड़ी की कॉल आने पर पहले परिवार से पुष्टि जरूर करें। बच्चों को खतरनाक ऑनलाइन गेमिंग टास्क से दूर रहने की भी सख्त सलाह दी गई है। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्राचार्यों ने पुलिस टीम के प्रयासों की सराहना की। सिंगरौली में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का नया मामला देखने को मिला है, जहां पर नवजीवन विहार सेक्टर 1 निवासी विजय कुमार दुबे ने शिकायत दर्ज कराई है कि लवकेश कुमार सेन, दिनेश कुमार सेन और उनके सहयोगियों ने खुद को एनसीएल के जीएम का पुत्र बताते हुए कंपनी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर उनसे ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से कुल 98,000 वसूल लिए। 6 और 9 सितंबर 2025 को 2 किश्तों में ली गई राशि के बाद भी आरोपी बार बार आज कल कह करके उन्हें टालते रहे और न नौकरी मिली न पैसे लौट आए। पीड़ित ने नगर पुलिस अधीक्षक से राशि वापस दिलाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारी समस्या ये है कि हम नौकरी के नाम पे आपके ये नामानगर में जो एक लोकेश कुमार सेन है, उनको मैंने 1.5 लाख रुपए मैं दे के फंस गया हूँ। और मुझे मेरी समस्या क्या है कि हमारा बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है अभी सरस्वती में, मैंने पैसे के लिए मैं उनसे बोला कि मुझे 10,000 दे दीजिए, 5,000 दे दीजिए, आप जब हो सकता है तब दीजिए, लेकिन वो देने से मना कर रहे हैं। इसका शिकायत कहीं की है? शिकायत एक बार मैंने किया था यहाँ पे आपके हाँ CSP ऑफिस में, तो फिलहाल मैंने रिसीविंग मेरे पास है, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं किया गया, तो फिर मैं आपके पास आया। फिर कितना पैसा लिए हैं? पैसा मैं 1.5 लाख रुपए दिया हूँ। 1 लाख रुपया 48,000 रुपया फोन पे के माध्यम से, 50,000 रुपया कैश, टोटल 1.5 लाख दिए। 1.5 लाख। क्या बोला जा रहा है उसको? वो बोलता है कि हम दतिया भांडर ग्राम सालोन बी के पुराने अस्पताल में हर महीने तकरीबन 100 डिलीवरी होती है, लेकिन जगह कम होने के कारण नया अस्पताल जरूरी हो गया था। मेडिकल टीम की रिपोर्ट में निर्माण की कोई जगह नहीं मिली तो अधिकारी खुद मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान एक किसान आगे आए और अस्पताल निर्माण के लिए अपनी 5 आरे जमीन दान कर दी, जिसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। दान पत्र एसडीएम भांडेर सोनाली राजपूत के समक्ष
ऑफिस में जमा हो चुका है और नामांतरण की प्रक्रिया जारी है। दतिया जिला कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने समस्त प्रशासन की तरफ से किसान परिवार का आभार जताते हुए कहा कि देश सेवा सिर्फ सीमा पर नहीं, समाज में ऐसे जनहित के कामों से भी होती है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में दरकेसा दलम के सदस्य अनंत उर्फ विनोद सैयना के नेतृत्व में 11 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इन पर कुल 89 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस उप महानिरीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली प्रतिबंधित भाकपा की पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के दरेकसा दलम से जुड़े थे, जो कि एमएमसी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सबसे सक्रिय इकाई मानी जाती है। ये सरेंडर एमएमसी विशेष संभागीय समिति की 1 जनवरी 2026 तक की दूसरी शांति अपील के अगले ही दिन हुआ। अनंत, जिस पर 25 लाख का इनाम था, राजनांदगांव गोंदिया बालाघाट डिवीजन का प्रमुख था। हाल ही में उसने तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों को 34 दिन तक का अभियान रोकने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने खारिज करके संयुक्त ऑपरेशन जारी रखा। अधिकारियों के मुताबिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बढ़ते दबाव, विकास कार्यों और शांति अपील के असर से पूरा दलम हथियार डालने को मजबूर हुआ। रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है और नक्सलिज्म के लिए अलग सेल बनकर रखा हुआ है। ऐसे 3 सेल केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में चला करते थे। उन्होंने कहा कि ये तीनों सेल समाप्त होने चाहिए और देश के हर एक कोने को बिल्कुल समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आप बिल्कुल देख रहे हैं इस बात को कि जम्मू कश्मीर में वो स्थिति आ गई है। आप बिल्कुल देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी लगभग समाप्त हो चुकी है और ऐसे ही नक्सलवाद यह भी लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत पराक्रमी हैं, कैसे निर्णय करते हैं, कैसे इतने बड़े निर्णय लेने का साहस उनमें होता है और उस निर्णय को धरातल पर उतार लेने का सामर्थ्य उनमें है। ईश्वर कृपा है। सर, जीडीपी दर वृद्धि पिछले तिमाही में सबसे अच्छी है भारत, ग्रोथ रेट किस तरह देखते हैं? 8.2% के हिसाब से जीडीपी का वृद्धि दर है और यह वृद्धि दर तब है जब दुनिया
में बड़े शक्तिशाली देश ने टैरिफ टूरिफ की बात की